Hello, my dear students. My name is Shakti, and I welcome you all in Shakti Sir classes. I am an English lecturer since last 20 years, and today we will read chapter number 7 from the book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Necklace. If you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. So this is the story of about a lady named Matilda Loisel. तो मटिल्डा लुइसेल को एक बहुत ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है और उसने बहुत शानदार सी ड्रेस पहनी हुई है और एक ज्वेलरी भी डाली हुई है, लेकिन वो ज्वेलरी जो थी वो उधार की थी और वो उससे खो जाती है। तो जब वो उससे खो जाती है तो आखिर मटिल्डा की लाइफ में क्या चेंज आया, उसी के बारे में है द स्टोरी द नेकलेस। एक्चुअली ये रिवील ये भी करती है कि कोई इंसान जब अपनी चादर से ज़्यादा अपने पैर फैलाता है तो उससे जो नुकसान होता है उस नुकसान का कहीं न कहीं आपको इफेक्ट इस चैप्टर में देखने को मिलेगा और आप इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो ये है कि भगवान ने आपको जिस स्थिति में बनाया है उसमें आप खुश रहिए, और अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, मेहनत करिए। उधार की चीज़ें आपको कभी भी कहीं नहीं लेकर के नहीं जाएंगी, उल्टा आपको परेशानी में डाल देंगे। तो मटिल्डा लुइसेल एक ऐसी औरत थी जिसे हमेशा ऐसा लगता था कि इसका जन्म जो है तकदीर की किसी एरर की वजह से फैमिली ऑफ क्लक्स में हो गया है। तो उसके पास डाउरी नहीं थी, कोई होप नहीं थी, नोन बनने का कोई साधन नहीं था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि किसी भी अमीर और प्रसिद्ध आदमी के द्वारा ना तो इससे कभी प्यार किया जाएगा और ना ही कभी किसी एक से शादी ही होगी उससे। तो उसने क्या किया, मन मार करके अपनी शादी हो जाने दी एक एजुकेशन ऑफ बोर्ड के ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क से। तो मटिल्डा बहुत सिंपल थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी भी थी। तो लगातार जो है तड़प रही थी और उसको ऐसा लगता था कि उसका जन्म जो है दुनिया का सारा ऐशो आराम जो लग्जरी है उसको भोगने के लिए हुआ है। और वो सफ़र करती थी अपने अपार्टमेंट की उस गरीबी को देख करके, उन शैबी वॉल्स को देख करके, उन पुरानी कुर्सियों को देख करके, और ये सारी की सारी चीज़ें मटिल्डा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी और इनको देख देख करके मटिल्डा का पारा हमेशा चढ़ा ही रहता था। तो जब वो अपने पति के साथ में खाना खाने बैठी उस पर्टिकुलर शाम को, और पति ने जो है उस पॉट से ट्यूरिन का कवर हटाया। ट्यूरिन एक्चुअली एक पत्ता होता है और उस पर्टिकुलर डिश पॉट पाई को उसने कवर किया हुआ था। तो उस शाम को जब मटिल्डा अपने पति के साथ में डिनर करने बैठी, जो उसके ठीक सामने बैठा हुआ था, तो उसने पॉट पाई के ऊपर से ट्यूरिन का पत्ता हटाया और जैसे ही हवा में बड़ी शानदार सी खुशबू आई पॉट पाई की, तो उसका पति बोलता है कि मेरे लिए इससे ज़्यादा बेस्ट और कोई डिश हो ही नहीं सकती। आई लव पॉट पाई। और जहां तक बात है मटिल्डा की, वो तो उल्टा इसके अगेंस्ट सोच रही थी। वो तो हमेशा सपने देखा करती थी बहुत ही एलिगेंट डिनर्स के, और वो देखा करती थी सपने कि उसको सर्व किया जा रहा है चांदी के बर्तनों में बहुत ही लग्जूरियस वे में। तो उसको ऐसा हमेशा लगता था कि उसका जन्म जो है इसी राजसी ठाट बाट को भोगने के लिए और इन्हीं चीज़ों को मतलब लाइफ में एंजॉय करने के लिए हुआ है। लेकिन वो कर क्या रही थी, अपने पति के साथ में जो है पॉट पाई खा रही थी। तो उसके पास ना तो ढंग के कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो प्यार कर सके। एक्चुअली उसे प्यार ही इन चीज़ों से था। हालांकि उसका पति उसे बहुत जी जान से प्यार करता था, लेकिन ऐसी बहुत सारी लेडीज होती हैं
जो अपने पास जो इंसान रूपी जो डायमंड होता है, जो जूल होता है, उसकी वो कदर नहीं करती। यहाँ पर मटिल्डा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मटिल्डा के जो है एक ही दोस्त थी स्कूल मेट, जो कॉन्वेंट में उसके साथ में पढ़ा करती थी, और वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। और उसके घर विजिट करना मटिल्डा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो वहाँ से लौटती थी तो घंटों घंटों तक वो रोती रहती थी, डिस्पेयर में, निराशा में, उदासी में, डिसअपॉइंटमेंट में, कि उसकी सहेली इतनी पैसे वाली है तो उसने कौन से पाप किए थे जो वो गरीब घर में पैदा हुई है। तो उस पर्टिकुलर शाम को जब उसका पति ऑफिस से लौटा तो वो बड़ा खुश था, और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सरप्राइज है डार्लिंग। और उसके बाद उसने जो है एक प्रिंटेड कार्ड निकाला और अपनी पत्नी के सामने रख दिया। तो कार्ड में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था: द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइजेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो ये कार्ड पढ़ने के बाद में बजाय खुश होने के, मटिल्डा ने इस कार्ड को जो है गुस्से में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी। तो मटिल्डा पूछती है, क्या करूं मैं इस कार्ड का भाई, क्या करूं इसका, आपने मुझे दिखा तो दिया, लेकिन करना क्या है। तो ये देख करके जो मिस्टर लुइजेल थे वो थोड़े से परेशान हुए, बोले डार्लिंग मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस कार्ड को देखने के बाद में बड़ी खुश होंगी, और इतना शानदार ओकेशन है, इतना बढ़िया मौका है, हर कोई इस फंक्शन में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको इनविटेशन नहीं भेजा गया, केवल मुझे ही भेजा गया है। और तुम मेरे साथ जब इस पार्टी में चलोगी तो पूरे के पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को वहां पर देखोगी। तो ये सुनने के बाद में मटिल्डा ने बहुत ही इरिटेटेड आई से अपने पति को देखा और इम्पेशेंटली कहा कि एक बात तो बताओ, आप इतने बड़े पार्टी का कार्ड तो लेकर के आ गए, अब मुझे ये भी बता दो कि इतनी बड़ी पार्टी में भला मैं पहनूंगी क्या। तो ये सुन करके जो मिस्टर लुइजेल थे वो थोड़े से सोच में पड़ गए। वो थोड़ा सा हकला करके बोले, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करो ना, तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन ली थी जो तुम थिएटर पहन करके गई थी, तो ये तुम पर बहुत शानदार भी लगती है। हालांकि ये बोलते समय वो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, वो खुद अमेज हो गया, क्योंकि वो खुद अंदर से जानता था कि ये जो ड्रेस है शायद उस पार्टी में पहनने के लायक है ही नहीं। तो उसने मटिल्डा को देखा तो वो रो रही थी, तो उसने थोड़ा सा हकलाते हुए अपने पत्नी से पूछा, भाई भगवान, तुम रो क्यों रही हो, तो बताओ बताओ मुझे कारण क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तो एक वॉयलेंट एफर्ट के साथ में मटिल्डा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और वो बोली कि मेरे पास में जो है उस पार्टी में पहन के जाने लायक कोई डिसेंट ड्रेस नहीं है, तो मैं जो है इस पार्टी में नहीं जा सकती। आप एक काम करिए, ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी पत्नी के पास उस पार्टी में पहन कर जाने के लिए कम से कम ढंग के कपड़े तो हो। इतना सुनने के बाद में जो मिस्टर लुइजेल थे वो बहुत ज़्यादा शोक में डूब गए और वो आंसर देते हैं, अच्छा चलो एक बात बताओ मटिल्डा, एक सूटेबल कॉस्ट्यूम को अगर हम खरीदते हैं तो ज़रा बताना लगभग कितने की आ जाएगी। तो ऐसी ड्रेस हम खरीदें जो उस पार्टी के अलावा आप किसी और ग्रैंड ओकेशंस पर भी पहन सको, सिंपल हो लेकिन शानदार हो। तो ये सुनते ही जो मटिल्डा थी वो सोच विचार करने लगती है कि मेरे पतिदेव ने जो है बात बोल तो दी कि मटिल्डा चलो बताओ एक डिसेंट ड्रेस कितने में आएगी। हालांकि वो जानती थी जैसे ही मैंने कीमत बताई कि ये लगभग कितने की आएगी तो उसका पति जो है तुरंत ही उससे मना कर देगा, भाई रहने दे, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो है उसी को पहन चल। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए मटिल्डा ने जो है बताया कि डार्लिंग, अगर हम सिंपल भी डिसेंट सी ड्रेस उस ओकेशन में पहनने के लिए लेते हैं
तो ये लगभग 400 फ्रैंक्स की आ जाएगी। इतना सुनते ही जो मिस्टर लुइजेल थे उनका चेहरा ही पीला पड़ गया। तो इतना ज़्यादा अमाउंट लगेगा एक ड्रेस के लिए? तो उन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा पैसा करके बचाया था इस उम्मीद में कि दरअसल वो एक गन खरीदेंगे और जो है अपने दोस्तों के साथ समर में हंटिंग करने जाएंगे लाक्स की। लेकिन वो अपने मन पर पत्थर रख लेते हैं और सोचते हैं कि चलो यार लाक्स की शूटिंग तो बाद में होती रहेगी, लाक्स का शिकार तो बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो अर्जेंट मैटर है, जो सामने सिचुएशन है, उसको पहले डील किया जाए। तो वो मटिल्डा को बोल देते हैं कि चलो ठीक है, 400 फ्रैंक्स की तुम ड्रेस की बात कर रही हो तो 400 फ्रैंक्स मैंने तुम्हें दिए, लेकिन कोई डिसेंट और ढंग की ड्रेस खरीदना। ओके, तो पैसे दे दिए। तो पार्टी का दिन जो है धीरे धीरे करीब आने लगा, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा है मटिल्डा का उदासी बढ़ता जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा चिंता में थी। हालांकि उसकी ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने एक शाम उसको फिर पूछ ही लिया, बोले मटिल्डा तेरी प्रॉब्लम क्या है? कभी इस बात से उदास, कभी उस बात से उदास। पहले उदास थी कपड़े नहीं थे मेरे पास में पार्टी में पहन के जाने के लिए, अब तेरा नया नाटक चालू हो गया, क्या है बता तो सही, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तो ये सुनने के बाद में मटिल्डा रेस्पॉन्ड करती है कि भाई तुमने जो है मुझे ड्रेस तो सिलवाने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन एक बात बताओ, इतने शानदार पार्टी थे, बड़े बड़े लोग आएंगे, उस पार्टी में उस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए ज्वेलरी भी है? ज्वेलरी तो मेरे पास में है ही नहीं, और बिना ज्वेलरी के तो मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और बिना ज्वेलरी के गई तो वहां पर मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़वाना चाहती। जो भी कोई देखेगा यही सोचेगा कि इनके पास में एक आध ऐसी ज्वेलरी भी नहीं जिसको पहन करके आ जाती। तो मटिल्डा साफ साफ बोल देती है कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, मेरे पास में ज्वेलरी नहीं है। ये सुनने के बाद में जो मिस्टर लुइजेल था वो उसको बोलता है, अरे यार तेरे को किसने कहा कि तू ज्वेलरी ही पहन? बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है फ्लावर्स का, तो एक काम करना, एक तरह की थीम भी हो जाएगी। तू जो है फ्लावर्स को इस तरह से इस्तेमाल कर कि उस ड्रेस पर एक ज्वेलरी का काम करे, वैसे भी तुम उन फ्लावर्स में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। इतना सुनने के बाद में तो मटिल्डा मानो और चिढ़ गई, बोले तुम चाहते क्या हो? उन अमीर औरतों के बीच में जो एक एक दो दो मन के गहने में पीली होकर के आएंगी, उनके बीच में मैं फूल पहन के घूमूं? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तुम मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं करते? मैं ये नहीं करूंगी। तो मैं उन औरतों के बीच में अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं करवाऊंगी, मैं कोई फ्लावर नहीं पहनने वाली। तो उसके हस्बैंड ने दिमाग लगाया, बोले यार ज्वेलरी तो चाहिए, क्योंकि ये भी सही कह रही है। तो उसने उसको सजेस्ट किया, बोले तू फालतू दिमाग लगा रही है, काम करना, तेरी एक सहेली है ना वो पैसे वाली, क्या नाम है, मैडम फॉरेस्टियर, उसके पास जाकर के कोई ज्वेलरी उससे उधार लेके आ जा, पार्टी में पहन लेंगे, फिर उसके बाद लौटा देना। इतना सुनते ही जो है मटिल्डा के चेहरे पर जो है चमक आई, और वो सोचती है, ये बोले यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो अगले ही दिन जो है वो सीधा पहुंच जाती है अपनी सहेली फॉरेस्टियर के घर पे, और सारी की सारी कहानी उसे डिटेल में बता देती है कि यार ऐसे ऐसे बात है, और मेरे को उस पार्टी के अंदर जो है कुछ पहन के जाना है। तो पूरा का पूरा सीन समझने के बाद में जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो उसके सामने एक ऐसा ज्वेलरी बॉक्स ओपन करती हैं जो ऐसे ओकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल और परफेक्ट था। तो उसने वो ज्वेलरी बॉक्स ला करके मटिल्डा के सामने ओपन कर दिया और बोला कि इनमें से जो तेरे को अच्छा लगता है मटिल्डा चूज कर ले। तो उसने सबसे पहले कुछ शानदार ब्रेसलेट देखे, कॉलर ऑफ पर्ल्स देखे, फिर वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा। तो ये सारी की सारी ज्वेलरी बहुत ही शानदार कारीगरी का एक नमूना थी। तो उसने हर एक ज्वेलरी को शीशे के सामने ट्राई कर करके देखा, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई।
अब मटिल्डा का सीन ये है कि उनमें से कोई उसे पसंद भी नहीं आ रहा था और उनमें से वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए वो अपनी सहेली से बोलती है, क्या तुम्हारे पास में इससे बेस्ट और कुछ है नहीं? तो ये सुनने के बाद में फॉरेस्टियर बोलती है, डार्लिंग मैं नहीं जानती तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लगेगी, अब मेरे पास में जो भी था मैंने तो सब तुमको दिखा दिया। तो मटिल्डा बोलती है, हाँ चल ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। तभी उसकी नजर पड़ती है एक ब्लैक सैटिन बॉक्स के ऊपर और उसके अंदर बहुत ही शानदार नेकलेस था डायमंड्स का। तो मटिल्डा ने कांपते हुए हाथों से उस डायमंड को निकाला, नेकलेस को निकाला और अपने गले में डाल करके देखा उस ड्रेस के ऊपर। तो वो जो है मारे खुशी के चीख पड़ी और अपनी सहेली फॉरेस्टियर से बोले क्या मैं ये लेके जा सकती हूँ? तो उसने कहा ठीक है, अगर तुझे ये पसंद आया है तो यही ले जा। और जब उसकी सहेली ने हाँ बोल दिया कि इसको ले जा, तो उसने जो है अपनी सहेली को मारे खुशी के अपने गले से लगा लिया और फिर वो जो है उस नेकलेस को लेकर के चली गई। तो जिस दिन वो ग्रैंड पार्टी थी, मैडम लुइजेल वहां पर गई और मैडम लुइजेल के लिए ये जो है बहुत ही ग्रैंड पार्टी थी। मटिल्डा लुइजेल, मैडम मटिल्डा लुइजेल के लिए ये सबसे ग्रेट सक्सेस वाली पार्टी थी और वो उस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत एलिगेंट लग रही थी, बहुत ही ग्रेशियस लग रही थी, स्माइल कर रही थी, फुल ऑफ जॉय थी। और सबसे बड़ी बात, उस पार्टी में मौजूद हर एक मर्द ने उसे नोटिस किया और सभी के सभी जो मर्द वहां पर मौजूद थे, मैन थे, वो उसके सामने ही रहना चाहते थे ताकि मटिल्डा उनको देख सके और वो मटिल्डा को देख सके। तो ये सब देख करके मटिल्डा को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, तो वो डांस कर रही थी बहुत ही एनर्जी के साथ में। तो वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी उस प्लेजर से और सोच रही थी कि आज मुझे वो मिला है जिसको पाने की मैं न जाने कब से तमन्ना कर रही थी, ये लाइफ मुझे जीनी थी, इस जिंदगी की मैं सपने देखा करती थी। तो आज उसकी जो विक्ट्री थी कंप्लीट थी और बहुत मीठी थी और उसके दिल को बहुत भा रही थी। तो 4 बजे की समथिंग मॉर्निंग में वो पार्टी से निकलते हैं। हालांकि उसके पतिदेव जो थे वो तो पहले से ही आधे उड़ीदे थे, वो तो नींद में ऊँग रहे थे, बीच बीच में झपकियां आ रही थी। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में 2-3 लोग और जेंटलमैन भी थे, लेकिन उनकी पत्नियां पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थी और वो ऊँग रहे थे। तो वो वहां से बाहर निकले, मटिल्डा अपने पति के साथ में बाहर निकली और थोड़ी सी ठंड थी, ठंड का मौसम था। तो बाहर जब निकली तो वो अपने साथ में एक कंबल टाइप का रैप लाए थे, आप इसे कंबल कह लीजिए, शॉल कह लीजिए या ठंड से बचने का कोई साधन कह लीजिए। तो मटिल्डा के पति ने अपनी पत्नी को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कुछ उड़ा दिया, रैप कर दिया। और मटिल्डा ने नोटिस किया कि उस पार्टी से जो है और भी अमीर औरतें निकल रही हैं और उन्होंने जो है वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बहुत ही रिच वाले फर में लपेटा हुआ था। तो मटिल्डा अपने पति से कहती है कि फटाफट निकलो यहाँ से, वरना जो भी मैंने इज्जत अभी कमाई है, जो भी ग्लोरी, जो भी सक्सेस, जो भी विक्ट्री मुझे महसूस हो रही है, वो सभी मिट्टी में मिल जाएगी। तो जो मिस्टर लुइजेल थे बोलते हैं, यार सब्र करो, धीरे धीरे चलते हैं, सीढ़ियां हैं, आराम से उतरते हैं, और वैसे भी मैं कैब लेने जा रहा हूं तो तुम आराम से उतरो। तो बजाय अपने पति की बात सुनने के मटिल्डा बड़ी तेजी से उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की सीढ़ियों को उतरती है और वो गली में आ जाती है। तो उन दोनों को उस समय कोई साधन मिला नहीं, तो वो जो है कोशिश करते हैं कि कोई साधन मिल जाए। तो थोड़ी दूरी पर एक जो है वॉचमैन खड़ा था, तो उन्होंने उसको आवाज लगाई तो वो भी नहीं आया। तो फिर वो जो है नदी के किनारे पैदल पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी अब कोई साधन मिलेगा घर के लिए, वो ठंड से कांप रहे थे और फाइनली उनको वो साधन मिल ही गया जो पेरिस में आधी रात के बाद अक्सर चला करता था। उनको कैब मिल गई थी
और उस कैब में बैठ करके वो जहां पहुंच सकते थे वहां पहुंच गए। कैब ने उनको ठीक उनके घर के दरवाजे पर ड्रॉप किया और वो जो है सीधा अपने घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो मटिल्डा अभी भी जो है उस पार्टी के सुरूर में खोई हुई है। और जहां तक बात है मिस्टर लुइजेल की कि उसे याद आता है, अरे यार कल सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, तो वो तो जो है तैयारी करता है अपने सोने की। तो मटिल्डा जो है शीशे के सामने आती है और एक आखिरी बार अपने आप को निहारती है कि जरा एक बार मैं अपने आप को जी भर के तो देख लूं कि आखिर मैं लोगों को किस तरह की दिखाई दे रही थी। सारे के सारे मर्द मेरे पीछे बावड़े हुए जा रहे थे, तो एक बार मैं उनकी नजरों से अपने आप को देख तो लूं कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी एक आखिरी बार। तो शीशे के सामने खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई और उसने अपनी गर्दन देखी तो वो चीख पड़ी। अब उसका पति जो है दूसरे रूम में चेंज कर रहा था, अभी बेचारा हाफ अनड्रेस ही हुआ था कि अपनी पत्नी की चीख सुन करके दौड़ता हुआ आया और सीधा पूछता है, बोले क्या बात है, अब क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तो वो बोलती है, अरे वो जो हार था जो मैं पहन रखी थी, जो उधार लेके आई थी, वो हार गले में नहीं है। तो इतना सुनते ही जो लुइजेल था उसको भी बड़ा झटका लगा, शौक लगा। बोले तू क्या बकवास कर रही हो यार, हार गले में नहीं है? क्या गले में नहीं है, कहाँ गया? तुमने पहना हुआ तो था, ये कैसे हो सकता है, गले में होना चाहिए। तो बोलती है, अरे भाई नहीं है। तो पति बोलता है कि क्या तुमने ड्रेस की फोल्ड्स में चेक किया, क्लॉक की फोल्ड्स में चेक किया, पॉकेट्स में चेक किया, हर जगह देखा जहां ये हो सकता था? तो बोलती हाँ मैंने भाई हर जगह चेक कर लिया है, ये कहीं पर भी नहीं है। तो मिस्टर लुइजेल पूछते हैं, क्या तेरे को पूरा भरोसा है, जब मिनिस्टर के घर से हम निकले थे पार्टी से तो तब तेरे गले में था? बोले हाँ मेरे गले में था, लेकिन जब बाहर आई तब था। तो बोलती मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बोलती है कि मटिल्डा बोलती है कि शायद ये कहीं गली में गिर गया होगा। तो फिर वो दिमाग लगाते हैं कि अगर ये गिरता सड़क पर, क्योंकि दोनों अकेले थे, सुनसान माहौल था, कोई आसपास था नहीं, तो अगर कोई चीज गिरती है तो जाहिर सी बात उसकी आवाज आती है। तो आवाज दोनों को ही नहीं आई थी। तो दोनों कहते हैं कि दिमाग लगा रहे हैं अपना अपना। बोले कहाँ गिर सकता है? तो बोलते रास्ते में गिर गया गली के अंदर। तो अगर गिरता तो आवाज आती, या तो लुइजेल को आती है मटिल्डा को आती, लेकिन दोनों को आवाज नहीं आई। फिर दिमाग लगाते हैं कि कहाँ हो सकता है। तो मटिल्डा और वो दिमाग लगाते हैं कि शायद ये कैब में हो सकता है। तो बोलता है हाँ पॉसिबल है, कैब में हो सकता है। तो वो पूछता है मटिल्डा से, क्या तुमने उसके नंबर लिए? तो मटिल्डा पूछते, मेरे को कहाँ टाइम था नंबर लेने के, क्या तुमने नंबर लिए? तो वो तो आधा वैसे ऊँग रहा था नींद के अंदर, उसको कहाँ होश था। बोलता है मैंने तो नंबर नहीं लिए। तो मटिल्डा ने पूछा नंबर नहीं लिए, ध्यान तो है? बोले मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं है। बोले तेरे को ध्यान है? बोले मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो उन दोनों में से किसी को कोई आइडिया नहीं था गाड़ी का नंबर क्या था और ध्यान भी नहीं था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी निराशा में देखते हैं और फाइनली मिस्टर लुइजेल दोबारा से अपने कपड़े पहनते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है उस हार को ढूंढने जा रहा हूँ। वो शायद अभी कहीं रास्ते में ही पड़ा हो, अगर मुझे मिल जाए तो, मिल गया तो लेकर के आता हूँ। और वो हार को ढूंढने निकल गया। तो मिस्टर लुइजेल के जाने के बाद में मटिल्डा घर पर अकेली रह गई। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, हालांकि वो भी थकी हुई थी, लेकिन जा कर के वो थोड़ा सा आराम कर सकी, इतनी हिम्मत मटिल्डा के अंदर भी नहीं हो रही थी। तो पतिदेव साहब निकल गए हार को ढूंढने के लिए। तो सुबह 7 बजे के अराउंड पतिदेव वापस लौटे, लेकिन हाथ खाली थे। तो लुइजेल ने कहा, मिस्टर लुइजेल ने कहा कि भाई हार तो मेरे को मिला नहीं, तो मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा रिपोर्ट करने, फिर जो भी कैब की ऑफिसर्स है वहां पर पूछताछ करूंगा। तो उसने वो सब किया, लेकिन एक काम और किया उसने, और वो ये था कि अखबार के अंदर एक इश्तेहार दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मेरा फलाना जो हार है डायमंड का, ये यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं खो गया है, और जिस किसी सज्जन या मोहतरमा को मिले तो मुझे इस फला एड्रेस के ऊपर जो है लौटा दे। जो भी कोई मुझे लौटाएगा उसे मैं डिसेंट रिवॉर्ड दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। भाई डायमंड का नेकलेस था
और इसके खो जाने की खबर उसने अखबार में डाल दी। तो यहाँ पर उसने एक काम ये किया कि जिन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई डायमंड का नेकलेस भी है, वो सारे के सारे लोग उसको ढूंढने में लग गए। और जब आपने अननेसेसरी लोगों को किसी बहुत ही वैल्यूबल चीज को ढूंढने में लगा दिया हो और अगर वो उसको मिल भी जाए तो फॉरगेट इट को आपको लौटा देगा। तो उसने क्या है, हार के लौट आने की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया था, क्योंकि इतनी महंगी चीज कोई आपको लौटा देगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना मतलब होगा जो लौटा दे। तो उसने अखबार में ऐड भी दिया लेकिन रिजल्ट निकला नहीं। तो उसने जो है कुछ दिन वेट किया, हैरानी में, परेशानी में और डरते हुए कि यार ये क्या हो गया, कुछ ऐसा प्लान तो किया नहीं था, बेमतलब की मुसीबत गले आकर के पड़ गई है। तो जब कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ तो वो डिसाइड करता है कि यार एक काम करो मटिल्डा, अपनी सहेली को एक लेटर लिखो और उसको बोलो। तो उसने अपनी पत्नी मटिल्डा से कहा, मटिल्डा एक काम करो, अपनी सहेली को लेटर लिखो कि यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, और आपने मतलब मटिल्डा ने उसको थोड़ा सा रिपेयर के लिए दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो मैडम फॉरेस्टियर है वो टेंशन भी नहीं करेंगी और हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ताकि हम जो है और उम्मीद कर सके शायद पुलिस इस मामले में कोई नतीजे पर पहुंच जाए। तो लेटर उसने लिख दिया, लेकिन काफी दिनों के इंतजार के बाद में भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना पुलिस की तरफ से, ना ऐड जो ये था अखबार में उसकी वजह से कुछ हुआ। तो वो बिल्कुल हर तरफ से निराश हो चुके थे। तो मिस्टर लुइजेल अपनी पत्नी मटिल्डा से बोलते हैं, बोले डार्लिंग, नुकसान हमने किया है तो इसको तो हमें भरपाई जो है देना ही पड़ेगा आपकी सहेली को। वी मस्ट रिप्लेस द ज्वेल। तो वो जो है एक ज्वेलर की शॉप थी पलाइस रॉयल, वो वहां पर गए और उनको एक वैसा ही चैपलेट ऑफ डायमंड नजर आ जाता है जो हूबहू उसकी कार्बन कॉपी था। तो उसने दुकान वाले से पूछा, भाई ये कितने का है? तो वो 40,000 फ्रैंक्स का था। तो दरअसल काफी बार्गेनिंग करने के बाद में कसी हुई दुकानदार जो है वो डायमंड चैपलेट उनको 36,000 फ्रैंक्स में देने को तैयार हो गया। तो लुइजेल के पास में कुल मिलाकर के 18,000 फ्रैंक्स तो थे और ये जो पैसा था वो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था विरासत में। भाई कभी मेरे बेटे को नीड होगी तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसका काम में मतलब ले लेगा। तो 18,000 फ्रैंक उसके पिता ने छोड़े थे मिस्टर लुइजेल के। थोड़ा बहुत उसने उधार लिया और अपने यारों दोस्तों से बहुत ही मतलब बेसलेस प्रॉमिस किए कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, यार अभी 2 दिन की बात है, अर्जेंट है। तो थोड़ा बहुत वहां से, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि पार नहीं पड़ी। तो जो मनी लैंडर्स थे, व्यापारी थे, उसने भी उनसे कोशिश करी थोड़ा सा पैसा लेने की और लिया भी, और कुल मिलाकर के यहाँ वहां से जुगाड़ करके मिस्टर लुइजेल ने 36,000 फ्रैंक्स ये जो है पे किया और वो जो डायमंड चैपलेट है वो अपनी पत्नी के हाथों में दिया और बोला, जा अपनी सहेली को लौटा करके आ और बेवकूफ औरत, अभी जो हुआ है उससे एक सबक लेना। तेरी एक छोटी सी गलती से हमारी जिंदगी क्या हो गई है और क्या होने वाली है तेरे को आइडिया नहीं है। तो इसको लौटा गया पहले तो जो मटिल्डा है उसको लौटाने गई नेकलेस को। तो जब वो लौटाने गई तो जो मैडम फॉरेस्टियर थी बहुत ही फ्रिजिड टोन में, बहुत ही सख्त टोन में बोलती है, बोले जिस ऊर्जा के साथ, जिस जोश के साथ इसको तुम उधार लेके गई थी ना, अगर उसी जोश से लौटा भी देती टाइम पर तो बड़ा अच्छा होता, ताकि आगे भी मांगने की थोड़ी सी जगह रहे। तेरे को इतना सा भी आइडिया नहीं था क्या कि मेरा सबसे फेवरेट तू नेकलेस लेके गई थी डायमंड का, तो मुझे भी इसकी नीड पड़ सकती थी। तो इतना कुछ सुना दिया उसकी सहेली फॉरेस्टियर ने और वो कुछ नहीं बोलती है। तो यह सीखने वाली बात यह है कि उधार की चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आगे 4 बार सुनने के लिए भी तैयार रहिए। इसीलिए इस चैप्टर से हमें एक सीख मिलती है कि जो आपके पास में है, जितना है, जैसा है, उसमें खुश रहिए।
अपनी चादर है उसके बाहर पैर मत फैलाइए, क्योंकि कोशिश करोगे चादर के बाहर पैर फैलाने की तो सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय बेइज्जती के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जो मैटिल्डा भी सेम महसूस कर रही थी, उसकी प्यारी सहेली थी, बेस्टी थी, लेकिन फाइनली बेस्टी ने जो उसको प्रसाद दिया वो आपने देखा ही होगा। फ्रिजिड टोन में 2 ही सेकंड के अंदर मैटिल्डा की सारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया उसने। तो मैडम फॉरेस्टियर ने जो है बॉक्स खोला नहीं, और वो उम्मीद भी यही कर रही थी मैटिल्डा की इसको खोले नहीं, क्योंकि अगर उसने एक बार भी गौर से देख लिया कि दरअसल ये वो नेकलेस नहीं है जो उसने दिया था, तो वो कहीं उसको चोर लुटेरी ना समझ ले। अभी तो भाषण दिया है उसने कि देर से लौटाया, तो भगवान जाने आगे और क्या क्या सुना दे या कुछ और एक्शन ले ले। तो दुआ वो यही कर रही थी कि इसको वो खोले ना, और मैडम फॉरेस्टियर ने खोला भी नहीं। तो लौटा करके आ गई मैटिल्डा, और जब वो वापस लौटी तब उसको पता चला जिंदगी कितनी कठिन है, कितनी हॉरिबल है, और उससे हॉरिबल होती है जीवन जीने के साजो सामान को जुटाना। अब से पहले रोटी आ रही थी, खा रही थी, पति इतने प्यार से कभी क्या बनाता, कभी क्या बनाता, कभी कदर नहीं करी। लेकिन आज जब उसके लात पड़ी, आज जब उसके सही मायनों वक्त की ठोकर पड़ी, तब जाके मैटिल्डा को एहसास हुआ कि दरअसल जीवन इतना आसान नहीं है। जीने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फंड्स चाहिए, और उनको कमाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो एफर्ट कोई मामूली एफर्ट नहीं होता। तो आज उसका सामना होता है उन नेसेसिटीज से जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। तो उसने क्या किया, अपना रोल प्ले किया। अब भाई शिकायत तो कर नहीं सकती थी, जो भी आज हालात थे वो तो उसी की वजह से थे। तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है कंप्लीटली बट हेरोइकली। तो उसने क्या किया कि अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको कट ऑफ करने की कोशिश करी। तो उसने सबसे पहले अपनी मेड को चलता कर दिया, और उसके बाद अपना घर चेंज कर लिया। तो एटिक में उन्होंने कुछ रूम्स जो है किराए से ले लिए। तो अब जो है मैटिल्डा ने किचन का वो काम भी सीख लिया जिससे हमेशा भागा करती थी। अब वो जो खुद ही अब डिशेस को धोती थी, इसके साथ साथ वो चादरों को धोती थी, गंदी चादरें खुद धोती थी, और इसके साथ साथ क्लॉथ्स को, डिश क्लॉथ्स को वो धोया करती थी, और धो करके एक तनी पर सुखा दिया करती थी उनको लाइन से। अच्छा, एक काम और करती थी कि वो जो है गली में कचरा फेंकने जाती थी। जब इकट्ठा हो जाता था तो कचरा फेंकने जाती थी, और कचरा फेंकने के बाद में जो पानी है उसको लेकर के ऊपर चढ़ा करती थी। लेकिन ऊपर चढ़ते समय हर एक सीढ़ी पर वो सांस लेने के लिए रुकती, सांस फूल जाती। तो ये जो है उसका रूटीन हो गया था। तो ये कभी उसने किया नहीं था। और इसके अलावा जो है वो बहुत ही कसी हुई बार्गेनिंग करती। जब कभी सामान खरीदने जाती खाने पीने का, तो बहुत ही कसी हुई बार्गेनिंग करती थी। और वो जो है ग्रोसर से, बुचर से, फ्रूट सेलर से जो है अपनी आखिरी 100, एक लास्ट जो सिक्का है, लास्ट 100 तक के लिए जो है वो बार्गेनिंग करती थी। और वो भिड़ जाती थी दुकानदारों से कि ये जो चीज आप इतने अमाउंट में दे रहे हो, मैं तो इतनी ही दूंगी। तो बुरा वक्त तो आया, लेकिन बुरे वक्त ने एक पॉजिटिव चेंज मैटिल्डा में ये किया कि मैटिल्डा बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा मजबूत हो गई इमोशनली। तो आगे जब कहानी आगे बढ़ती है तो सीन ये है कि उसके जो पतिदेव हैं वो जो ऑफिस से आने के बाद में शाम को भी काम करते हैं, और वो जो है जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके थोड़े से हिसाब किताब को देखने लगे। तो ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉज अ पेज। तो ये वो ऑफिस से आने के बाद में करने लगे। और ये जो लाइफ है मैटिल्डा की और उनके पति मिस्टर लुइजेल की, ये जो है 10 सालों तक चलती रही। 10 साल तक वो इस गरीबी की हालत में जीते रहे। That is quite amazing and interesting. And why it had all happened? Just because of one single mistake. I think one silly, foolish mistake of a woman, and the woman was Matilda Loisel. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कहानी में आगे।
तो मैडम लुइसेल जो है इस समय जो है थोड़ी सी अपनी एज से बड़ी दिखाई देने लगी थी। जाहिर सी बात है, ऐशो आराम रहा नहीं था, बड़ी कॉमन सी लाइफ जी रही थी। तो 10 साल के बाद में उन्होंने जो है सारे के सारे कंडीशन को रीस्टोर कर लिया था। 10 साल पहले वो जिस हालात में थे, 10 साल के बाद जो 36,000 फ्रैंक्स जो थे, जो भी उनका अमाउंट था लौटाने का, क्योंकि 18,000 फ्रैंक तो वैसे ही डैड ने छोड़े थे, तो कुल मिलाकर के 18,000 फ्रैंक उनको चुकाने थे। तो 10 साल के बाद में उन्होंने सारा का सारा जो कंडीशन था रीस्टोर कर लिया। तो मैडम लुइसेल अब थोड़ी सी बूढ़ी दिखाई देने लगी है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, बड़ी हार्ड वुमेन हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही क्रूड हो गई है। और हालांकि वो अभी भी गरीब ही है, लेकिन हाँ, सर के ऊपर कोई उधारी नहीं है। तो उसकी जो आवाज़ है थोड़ी, अच्छा कुछ और चेंज भी आया है मटिल्डा के अंदर। तो चेंज ये आया है कि वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाल जो है बैडली ड्रेस्ड है, और स्कर्ट बड़ी औरी टाइप की है, उसके हाथ लाल रहते हैं, और वो बहुत ही लाउड टोन में बोलती है। वो जो है बाल्टियां भर भर के जो है फर्श को साफ करती है, और कभी कभी जब उसके पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं तो वापस वो जो है बैठ जाती है खिड़की में और सोचती है उन पुराने दिनों के बारे में, कि उस पर्टिकुलर रात को जब सारे के सारे मर्द, सारी की सारी पार्टी के लोग उसके दीवाने हो गए थे, और उस चीज को वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो फ्लैटरी जो हो रही थी, जो चापलूसी जो मर्द लोग उसकी कर रहे थे, औरतें जो दबी जबान में तारीफ कर रही थी उसकी, यार कितनी सुंदर औरत है, क्या सेंस है ड्रेसिंग का इसका, तो आज भी उसके कानों में वो गूंजता है उस रात का वो नशा जिसे वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आज वो कहां से कहां आकर के गिर पड़ी थी। तो आज भी उस चीज को याद करती है। तो वो सोचती है कि अगर वो नेकलेस उससे उस दिन नहीं खोता तो शायद आज उसकी लाइफ जो है कुछ और ही होती। तो वो सोचती है कि जिंदगी कितनी अकेली है, कितनी सारी चीजें हो गई है, और एक छोटी सी चीज आपके लाइफ की दशा और दिशा को किस तरह से बदल देती है। एक छोटी सी चीज आइदर आपकी लाइफ को सेफगार्ड कर देती है, और एक छोटी सी चीज जिसकी वैल्यू आपको बाद में समझ में आती है, आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है। ये चीज मटिल्डा अब सीख गई थी। तो एक संडे के दिन चैम्स एली में वो जो है थोड़ा सा वॉक करने निकली। पूरे हफ्ते के काम से वो काफी थकी हुई थी, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उस ग्रीफ को जो है दिल से निकालने के लिए वो जो है थोड़ा सा वॉक कर रही है। और जब वो वॉक कर रही थी तो उसकी नजर पड़ती है उस औरत पर जिसको वो बहुत अच्छे से जानती थी, और ये औरत एक बच्चे के साथ में जो है उस रोड पर चल रही थी। तो ये कोई और नहीं, उसकी वही सहेली मैडम फॉरेस्टियर थी। तो वो सोचती है क्या मैं जाकर के इससे बात करूं। फिर वो हेजिटेट तो नहीं होती, कॉन्फिडेंट होती है कि यार इसका जो भी ड्यू था, डेब्ट था, वो मैंने चुका दिया है, तो बात करने में कोई हर्ज तो है नहीं। तो सीधा उसके पास पहुंच गई और उसको बोली, गुड मॉर्निंग जीन। अब जीन नाम इतना पर्सनल था, और इस नाम से बहुत करीब के लोग ही फॉरेस्टियर को बुलाते थे। तो जब उसने उस अजीब सी दिखाई देने वाली बूढ़ी सी थोड़ी अधेड़ उम्र की औरत को ये कहते सुना कि ये तो मुझे जीन के नाम से बुला रही है, तो उसने थोड़ा सा हकलाते हुए ये बात कही कि मैम आपसे जो है थोड़ी सी कोई गलती हुई है, आप जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो इतना सुनने के बाद में मटिल्डा बोलती है, मेरी प्यारी सहेली, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तेरी सहेली हूं, मटिल्डा लुइसेल। इतना सुनते ही जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो तो मारे हैरानी के चीख पड़ी और बोली, ये तू है? क्या हाल बना लिया तूने यार। तो ये सुन करके मटिल्डा बोलती है, हाँ यार, थोड़े से हार्ड डेज हमने देखे हैं, बहुत बुरा और मिजरेबल हमने टाइम देखा है, तो जिसकी वजह से सारी की सारी कंडीशन आ गई है। तो बोलती है, तुम्हें याद है तुम्हारा डायमंड नेकलेस? आज जो हालत मटिल्डा की है, मटिल्डा शिकायत कर रही है कि आज जो उनकी हालत है उसके लिए खुद फॉरेस्टियर ही जिम्मेदार है। तो फॉरेस्टियर बोलती, बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूँ यार, मैंने क्या किया?
बोले याद है तुझे उस पर्टिकुलर पार्टी में मैं तेरे से एक डायमंड का नेकलेस जो है उधार मांग के गई थी? बोले हाँ। बोले यार उस पार्टी में वो नेकलेस मेरे से खो गया था और तू विश्वास नहीं करेगी कि हमें उस जो है नेकलेस की पेमेंट को चुकाने में 10 साल लग गए। तो वो फॉरेस्टियर थोड़ी कंफ्यूज हुई, मैडम फॉरेस्टियर बोले यार खो गया था लेकिन तुमने तो लौटा दिया यार मुझे वो। तो मटिल्डा बोलती है बहन लौटा तो दिया लेकिन हमने जो ज्वेलरी की दुकान थी उससे हूबहू वैसा का वैसा लेकर के तुम्हें लौटाया था और 36,000 फ्रैंक्स का वो था। तुमको तो पता ही है कि मिस्टर लुइजेल इतने पैसे वाले हैं नहीं, तो इतना पैसा चुकाने में 10 साल लग गए और 10 सालों में जो उन्होंने झेला है वो तू सोच भी नहीं सकती। इतना सुनने के बाद फॉरेस्टियर ने अपने दोनों हाथों से मैडम लुइजेल के, मटिल्डा लुइजेल के हाथों को थाम लिया और उन्हें बड़े प्यार से बोली मेरी प्यारी सहेली, जो हार तेरे से खो गया था मेरा वो सो कॉल्ड डायमंड नेकलेस, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं थी और तूने उसके लिए 36,000 फ्रैंक्स चुकाए। इतना सुनते ही जो है मानो बिजली से गिर पड़ी हो और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट डिड मटिल्डा फील when Madam Forestier revealed that it was not much worthy than the 500 francs and instead of it Matilda paid 36,000 francs। तो उसकी क्या कंडीशन रही होगी, क्या उसके मन में चल रहा होगा, आई डोंट नीड टू टेल यू, आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस चैप्टर की वैल्यू, इस चैप्टर का मैसेज यही है कि जो भी आपके हालात हैं अगर आपको बदलने हैं तो मेहनत से बदलिए। उधार की चीज़ें आपको कभी कहीं निहाल नहीं करेंगी और अगर आपने उधार की चीज़ों से लाइफ बदलने की कोशिश करी तो याद रखिए मटिल्डा की वो बात, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए उधार की चीज़ों को आदि छोड़ें, खुद पर भरोसा करें और अपने आप को अगर आपको आलीशान और लग्जरी कंडीशन में देखना है तो उठ करके मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, शॉर्टकट आपको कहीं लीड नहीं करेगा। विद दैट थिंग हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। हम फिर किसी और चैप्टर के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।